नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। एक एक जहन पर वही सवाल है, लहू लहू में आज फिर उबाल है। लखनऊ के नामी शायर सरवत एम जमाल की गजल का ये शेर चीन के खिलाफ हिंदुस्तान के गुस्से की हकीकत है। लद्दाख में शहीद भारतीय सैनिकों की चिताओं की आग में लोग चीन की सारी गुस्ताखियां, सारा गुरूर जला देने पर आमादा है। शहर शहर चीन में बने सामान की होली जलाई जा रही। शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, इस दो टूक बयान के बाद सरकार चुप है। और इस चुप्पी में भी दिल में धधकती आग की लपटों की आंच साफ महसूस हो रही। चुप्पी और गुस्से का रिश्ता कितना गहरा हो सकता है, इसे समझाने के लिए प्रियदर्शन ने कविता लिखी थी। कई बार गुस्से से भी पैदा होती है चुप्पी, और चुप्पी से भी पैदा होता है गुस्सा। कुल मिलाकर समझ में यही आता है, कुछ लोग गुस्से का भी इस्तेमाल करना जानते हैं और चुप्पी का भी। उनके लिए गुस्सा भी मुद्रा है, चुप्पी भी। वो बहुत तेजी से चीखते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी से खामोश हो जाते हैं। उन्होंने अपने हथियारों की तराश और उनके निशाने तुमसे ज्यादा बेहतर मालूम। सरकार गुस्से में चुप है क्योंकि उसे बेहतर मालूम है चीन को जवाब देने के लिए कब कौन सा हथियार चलाना है, कहां पर निशाना लगाना है। जनता गुस्से में उबल रही है क्योंकि उसे चीन को पैगाम देना है कि उसकी गलती माफी के काबिल नहीं है। सड़कों पर चीन से बदला लेने के नारे गूंज रहे हैं और सत्ता के गलियारों में बदला लेने के वो तरीके ढूंढे जा रहे हैं जिनसे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि हम भारत हैं, चीन नहीं है। भारत जंग की राजनीति नहीं करता, जबकि चीन के शी जिनपिंग को तो उनके पुरखे माओ त्से-तुंग विरासत में यही सीख दे गए थे कि युद्ध तो राजनीति की निरंतरता ही है। वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स। यह बात माओ ने 1938 में कही थी, क्योंकि उनको लगता था कि जब राजनीति ऐसे मोड़ पर पहुंच जाए कि उससे आगे बढ़ना संभव ना हो, तो राजनीति की राह के रोड़े हटाने के लिए जंग छेड़ी जाती। जब राजनीति की राह के रोड़े हट जाते हैं तो युद्ध बंद हो जाता है। माओ शायद चीन को यह समझाना भूल गए कि किसी अमन पसंद देश को अपनी राजनीति के लिए युद्ध के मैदान में घसीटना खतरनाक भी होता है। सड़क से सरहद तक चीन को यही सबक सिखाने की तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। गलवान की गद्दारी पर गुस्से में देश। कश्मीर से कन्याकुमारी तक उठ रहे हैं शोले। कहीं जिनपिंग के खिलाफ फूटा गुस्सा, कहीं जल रहे हैं चीन के सामान। लद्दाख के गलवान में चीन की गद्दारी के खिलाफ देश भर में भड़का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। देश के कोने कोने में लोग चीन के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। कहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतले जल रहे हैं, कहीं जिनपिंग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। चीन पर भड़के आक्रोश के प्रतिशोध में जगह जगह चीन के सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। आज हम ये सारा सामान तोड़ रहे हैं, जला रहे हैं, उसकी होली करेंगे जलाकर, ताकि लोगों को एक मैसेज जाए कि जैसे हम आम जनता भी कर रही हैं ऐसे सभी लोग करें इस चीज का, क्योंकि चीन के लोगों के पास विश्वास करने लायक लोग नहीं है। वो चाइना एक तरफ तो दोस्ती की बात करता है, एक तरफ हमारे 20 जवानों को शहीद कर देता है। हम अपनी ये बात चाइना तक पहुंचाना चाहते हैं कि आर्थिक रूप से
जनता कमर तोड़ेगी चाइना की। जो भी चाइना का सामान ले रहे तो वो बिल्कुल ना ले और बिल्कुल बायकॉट कर दे, बिल्कुल पूरी तरीके से। कहीं लोग चीन के बने सामान तोड़ रहे हैं, कहीं मेड इन चाइना की मुहर वाली चीजों में आग लगाई जा रही है। ये दोगला इसका काम रहा, ये हमेशा भारत के साथ छल करता चला आया है और आज भी छल करके हमारे 20 सैनिकों को मार दिया है। हिंदुस्तान के हर नागरिक 130 करोड़ आबादी के लोगों से अपील है और जो विदेश में बैठे हुए हमारे एनआरआईज हैं उनसे अपील है कि चाइना के वस्तुओं का, चाइना के उत्पादों का बहिष्कार करें। चीन के खिलाफ 125 करोड़ भारतीयों की इस हुंकार की गूंज बीजिंग तक सुनाई दे रही है। चीन की सरकार सहमी हुई। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स बॉयकॉट चाइना की मुहिम बंद करने की अपील कर रहा है। जाहिर है यह अपील चीन सरकार की है जो अखबार की रिपोर्ट के जरिए रखी गई है। अखबार ने लिखा है कि भारत चीन के बीच जब भी तनाव बढ़ता है, भारत में कुछ लोग बॉयकॉट चाइना मुहिम शुरू कर देते हैं। इससे दोनों देशों के रिश्ते खराब होने का खतरा है। भारत को समझना होगा कि चीन का पलटवार कमजोर नहीं है। दोनों देशों को विकास के मौके नहीं छोड़ने चाहिए और अच्छे रिश्ते रखने चाहिए। अगर भारत चीन विरोधी ताकतों को चीन के खिलाफ देश में माहौल बनाने का मौका देता है तो इससे तनाव बढ़ेगा। ग्लोबल टाइम्स का यह लिखना बताता है कि चीन में बने सामान के खिलाफ भारत में जो मुहिम चल पड़ी है उससे चीन डर गया। चीन को मालूम है कि इससे उसे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। 2019 में भारत ने चीन से 7,500 करोड़ डॉलर का सामान आयात किया, जबकि भारत का निर्यात 1,800 करोड़ डॉलर का था। जबकि 2018 में चीन से आयात 7,700 करोड़ डॉलर का था और निर्यात 1,900 करोड़ डॉलर का था। चीन से भारत आयात होने वाले सामान में बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों का है जिसका सीधा इस्तेमाल आम जनता करती है। यही वजह है कि चीन भारत में चीन के बने सामान के बहिष्कार की मुहिम से डर गया। मेड इन चाइना के बहिष्कार की जो मुहिम चल पड़ी है उसमें वो दुकानदार भी शामिल है जो अब तक चीन के बने सामान बेचा करते थे। एक प्लेन में मेरे फौजी साथी की लाश आती है और एक प्लेन में चाइना से कंसाइनमेंट आती है। हम व्यापारी हैं, मानते हैं हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन परिवार से अलग नहीं है। आज हम भी फौजी हैं और 130 करोड़ फौजियों के अंदर ये व्यापार वर्ग भी फौजी का रूप अदा करके खड़ा है। हमारी मजबूरी जरूर होगी लेकिन हम देश के साथ हैं। चीन के सामान के खिलाफ भड़के गुस्से को सरकार भी समझ रही है, इसलिए सरकारी एजेंसियों ने भी अब चीन के बने सामान का इस्तेमाल बंद करना शुरू कर दिया है। भारतीय रेल ने चीन से 200 करोड़ का समझौता रद्द कर दिया है। बीएसएनएल अब नई तकनीक के लिए चीन से सामान नहीं खरीदेगा। एमटीएनएल भी चीन से कोई भी सामान नहीं लेगा, जबकि सभी सुरक्षा बलों की कैंटीन ने चीन के सामान पहले से ही बेचने बंद कर दिए हैं। भारत चीन के लिए बहुत बड़ा बाजार है, लेकिन गलवान में उसने जो गुनाह किया उसकी सजा से वो काफी डरा हुआ है। लेकिन अब देश चीन को माफ करने के मूड में नहीं है। ये अभी एक शुरुआत है और आने वाले समय में चाइना के आर्थिक बहिष्कार को लेकर के और भी कई बड़े निर्णय हो सकते हैं। पूरे देश की जो जनता है चाइना की वस्तुओं का बहिष्कार कर सकती है और ये चाइना के लिए एक बहुत ही भारी साबित होगा। गलवान में गद्दारी चीन को कई मोर्चों पर भारी पड़ चुकी है। एक तरफ भारत की जनता के गुस्से से उसके होश उड़े हुए, सरकार ने भी कड़ा रुख अपना लिया है। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय कर लिया है कि मिशन मजबूत भारत अटल और अडिग रहेगा। इसलिए सीमा पर निर्माण का काम तेज करने का फैसला लिया गया है। गृह मंत्रालय में BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ITBP यानी इंडियन तिब्बत सीमा पुलिस, CPWD यानी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की बैठक हुई। इस बैठक में LAC के पास सड़क बनाने का काम तेज करने का फैसला लिया गया। चीन भारत के सड़क निर्माण की वजह से ही भड़का हुआ है। LAC के पास भारत अब कुल 32 रूट पर सड़क निर्माण करेगा। बैठक में तय किया गया है कि आने वाले दिनों में सड़क निर्माण का काम तेज किया जाएगा। मतलब साफ है कि चीन की धौंस धमकी अब नहीं चलने वाली। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि चीन जैसे पड़ोसी से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने से परहेज नहीं किया जाएगा। हम कभी भी चाहते नहीं कि जंग हो, लेकिन अगर हमारा दुश्मन ये हमारी कमजोरी समझता है तो वो गलत सोचता है। ये हमारी कमजोरी नहीं है। हमारा देश बहुत बलशाली है और हम जिस प्रकार उत्तर देंगे चाइना को कि चाइना को समझ में नहीं आएगा कि ये हम
भारत की जनता के विरोध और सरकार के कड़े रुख से चीन अब बुरी तरह फंस चुका है। इसीलिए चीन बार बार बातचीत की पेशकश कर रहा है और मामले को जल्द से जल्द ठंडा करने में जुटा हुआ है। 目前中印边境地区的形势总体是稳定的、可控的，相信双方能在两国领导人重要共识精神的指导下，妥善处理当前事态，共同维护好边境地区的和平与稳定，推动两国关系健康稳定发展。 चीन और भारत की सोच में बुनियादी फर्क है। भारत शक्ति का इस्तेमाल शांति के लिए करता है और चीन को अपनी ताकत का घमंड है। इस बात का अहंकार है कि उसके पास दुनिया की सबसे ज्यादा संख्या वाली सेना है। इस सोच पर भारत सिर्फ अफसोस कर सकता है, क्योंकि भारत से बेहतर कोई नहीं जानता कि जंग के मैदान में सेना की संख्या नहीं, सैनिकों की संख्या नहीं, रणनीति, कूटनीति, यह सबसे ज्यादा काम आती। त्रेता युग में रावण को भी अपनी सेना पर बड़ा घमंड था, जिसे राम ने सुग्रीव और विभीषण से कूटनीतिक संधि करके चकनाचूर कर दिया। महाभारत युद्ध का सबक भी यही था। कौरवों की सेना गिनती में बहुत ज्यादा थी, लेकिन कृष्ण की कूटनीति के आगे सब बेकार। आधुनिक दौर की सच्चाई भी यही है। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी की हार इसलिए हुई क्योंकि फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका की कूटनीतिक किलेबंदी बहुत मजबूत थी। फिर दूसरा विश्व युद्ध आया। दूसरे विश्व युद्ध में भी जर्मनी और जापान की हार इसीलिए हुई। 1962 की जंग छिड़ने से 2 साल पहले ही चीन ने अमेरिका और सोवियत संघ से कूटनीतिक समर्थन जुटा लिया था। 1971 की जंग में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान की दाल नहीं गलने दी थी, क्योंकि सोवियत संघ ने युद्ध में दखल देने की अमेरिका की कोशिश को वीटो कर दिया था। जंग के मैदान में पाकिस्तान को पस्त करने से पहले यह भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत थी। ये तमाम इतिहास अगर चीन को याद आ जाए तो उसे सद्बुद्धि मिल जाएगी। अहंकार की पट्टी आंखों से हटते ही चीन को दिखने लगेगा कि पूरी दुनिया में आज कोई ऐसा शक्तिशाली और समझदार देश नहीं है जो चीन पर भरोसा करता हो, जबकि अमेरिका से यूरोप और एशिया के तमाम देश भारत के साथ दिल वाली दोस्ती निभाने के लिए तैयार बैठे। यह भारत की कूटनीतिक ताकत ही है कि 8वीं बार वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य चुना गया है, और इस बार तो निर्विरोध चुना गया है। जंग का फैसला तो जंग के मैदान में ही होगा, लेकिन इतना तय है कि अगर चीन ने इस बार जंग छेड़ी तो वो पिटेगा, टूटेगा, बिखरेगा और कंगाल भी हो जाएगा। के दौरान भारत ने चीन को सिर्फ सीमा पर ही जवाब नहीं दिया, बल्कि चीन को सबक सिखाने के लिए एक ऐसी रणनीति के तहत कदम उठाया जिससे चीन चौतरफा घिर गया। चीन समझ चुका है कि भारत से उलझना अब खतरे से खाली नहीं होगा। गलवान के जवाब में भारत ने चीन को सिर्फ सैन्य स्तर पर ही जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे कूटनीति के भी चक्रव्यूह में फंसा दिया, जिससे चीन ये समझ गया कि जंग कैसी भी हो, भारत से मुकाबला करने में उसके पसीने छूट जाएंगे। क्योंकि दुनिया के समीकरण ऐसे हो गए हैं कि अगर जंग हुई तो चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ जाएगा। चीन से अगर जंग हुई तो भारत के साथ एशिया के ज्यादातर देश आ जाएंगे। दक्षिण चीन सागर में मौजूद फिलीपींस, ब्रुनेई, वियतनाम, इंडोनेशिया जैसे सभी देश भारत के साथ ही खड़े होंगे। इसके अलावा जापान भी भारत के साथ ही रहेगा। दक्षिण कोरिया के चीन के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। अब अगर एशिया में चीन का साथ देने वाले देशों को गिना जाए तो उसके साथ एक तो पाकिस्तान आ सकता है और दूसरा उत्तर कोरिया। ये दोनों देश खुद को ही संभालने के लायक नहीं हैं, तो चीन की क्या मदद करेंगे। भारत और चीन के अलावा एशिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देश है रूस। भारत और चीन का टकराव होने पर रूस का रोल बेहद अहम हो जाएगा। रूस से भारत और चीन दोनों हथियार खरीदते हैं। हाल ही में रूस ने भारत को एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 दिया है, जबकि चीन ने भी रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदा है। लेकिन चीन
MTCR देशों का सदस्य नहीं है, इसलिए रूस से चीन को जो एंटी मिसाइल सिस्टम मिला है वो भारत के मुकाबले कमजोर है। इसके अलावा चीन और रूस के बीच भी सीमा विवाद रहता है, जबकि भारत के रूस से रिश्ते हमेशा बेहतर रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि भारत चीन की जंग होने पर रूस तटस्थ हो सकता है। भारत और रूस के रिश्ते बेहद गहरे रहे हैं। रूस ने भारत का साथ बहुत ही कठिन समय में दिया है। पूरे शीत युद्ध के समय में भारत के साथ रूस खड़ा रहा और भारत का रूस के साथ जो रक्षा का संबंध है विशेष रूप से वो बेहद गहरा है। भारत और चीन को लेकर अगर एशिया के देशों का समीकरण देखा जाए तो चीन भारत के सामने कहीं नहीं टिकता, लेकिन एशिया के बाहर की बात करें तो चीन और भी कमजोर नजर आता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका भारत और अमेरिका के रिश्तों की है। चीन की बौखलाहट की एक बड़ी वजह भारत और अमेरिका की बढ़ती नजदीकी है। चीन जानता है कि अमेरिका हर सूरत में भारत का ही साथ देगा और अमेरिका भी इशारों इशारों में चीन को यह समझा चुका है। So again, no formal plans on that beyond what I already said, and expressing our absolute condolences to the Indian soldiers that died as a result of today's confrontation. We extend our deepest condolences there. And I would note just that during the phone call on June 2nd of this year that President Trump had with Prime Minister Modi, they did discuss the situation on the India-China border. अमेरिका के भारत के साथ मजबूती से खड़े होने के साथ-साथ नेटो देश भी चीन के खिलाफ भारत के ही साथ है। नेटो से जुड़े अफसरों के भारत चीन विवाद पर दिए बयान से भी यह साफ हो जाता है। चीन एक अच्छा दोस्त हो सकता है, एक अच्छा कारोबारी दोस्त भी हो सकता है, लेकिन चीन फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं दे रहा है। इसलिए चीन इस वक्त हमारे रडार पर सबसे ज्यादा है। हम खतरे का आकलन कर रहे हैं, अच्छा होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन बुरे के लिए भी हम तैयार हैं। भारत चीन विवाद को अगर दुनिया के समीकरणों के नजरिए से देखा जाए तो चीन अकेला पड़ता नजर आ रहा है। दुनिया के नक्शे पर देखा जाए तो अमेरिका भारत के साथ है। नेटो देशों के भारत के पक्ष में खड़े होने से यूरोप का बड़ा हिस्सा भारत के साथ आ जाता है। एशिया में भी ज्यादातर देश भारत के साथ है। चीन को सिर्फ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया का साथ ही मिलने की संभावना है। इस तरह दुनिया में भी भारत का डंका बजता देख रहा है चीन, और भारत के अंदर से भी उसे करारा जवाब मिल रहा है। भारत सरकार चीन को लेकर अब सभी दलों के साथ बैठक करने जा रही है। ये भी चीन के लिए एक बड़ा संदेश होगा। इस ऑल पार्टी मीटिंग में चाइना की ये भी जो धोखे वाला जो चरित्र सामने आया है, जिस तरीके से हमारे जवानों ने अपनी शहादत दी है, उसके ऊपर विचार मंथन होगा और रणनीति तय की जाएगी। चीन दुनिया में भारत के बढ़ते कद से इतना बौखलाया हुआ है कि अब वो भारत को धमकाने के लिए नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों का सहारा ले रहा है। चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत का चीन के अलावा पाकिस्तान और नेपाल के साथ भी सीमा विवाद चल रहा है। भारत को 2 या 3 मोर्चों पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ये इस तरह के जो इंफॉर्मेशन को और इस तरह की साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की अगर ग्लोबल टाइम्स कोशिश कर रहा है तो उसमें कभी भी वो सफल नहीं होगा। फिल्मों में अक्सर एक बात दिखाई जाती है, हिंदी नहीं बल्कि हर भाषा की फिल्म, कि जब हीरो की ताकत देखकर विलेन के होश उड़ जाते हैं तो वो हथियारों की नुमाइश करने में जुट जाता है। कभी हाथों में हथियार लहराता है, कभी हीरो के किसी करीबे की कनपट्टी पर बंदूक तान देता है। चीन का हाल भी कुछ ऐसा ही है। लद्दाख में घुसपैठ करने पर भारत की सेना ने जितनी दिलेरी से जवाब दिया, उसके बाद चीन गलवान घाटी के बिल्कुल करीब अपने लड़ाकू विमान, तोप और टैंक की नुमाइश करने में जुटा है। युद्ध अभ्यास के नाम पर चीन को हथियारों की जो नुमाइश कर रहा है, उसी के बारे में अमेरिका के मशहूर गीतकार और गायक बॉब डिलन ने एक कविता लिखी थी। 1962-63 में भारत चीन युद्ध के बाद के दौर में बॉब डिलन ने मास्टर्स ऑफ वॉर में लिखा था कि आओ युद्ध के मालिकों, तुमने ही बनाई सारी बंदूकें, तुमने ही बनाए मौत के सारे हवाई जहाज, तुमने बम बनाए, तुम जो दीवारों के पीछे छुपते हो, छिपते फिरते हो, तुम तिपाई के नीचे। मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मैं तुम्हारे मुखौटे देख सकता हूं। मुझे लगता है कि तुम मरोगे, बहुत जल्द तुम्हारी मौत आएगी। मैं तुम्हारे ताबूत के साथ चलूंगा। उस मरियल दोपहरी में मैं देखूंगा कि जब तुम कब्र में उतारे जाओगे
मैं तुम्हारी कब्र पर तब तक रहूंगा खड़ा कि मुझे यकीन हो जाए कि तुम मर गए। अब चीन को भले ही अपने हथियारों की ताकत पर मुगालता हो, लेकिन अमेरिका तक के जो थिंक टैंक हैं उनको मालूम है कि चीन की सेना जिन हथियारों की नुमाइश कर रही है वो जंग में भारत के लड़ाकू विमानों के सामने खिलौने ही साबित हो। माना यही जा रहा है कि जंग छिड़ी तो चीन पर भारत बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि लद्दाख में हिमालय के ऊंचे बर्फीले पठारों पर चीन के फाइटर पायलट्स को उड़ान भरने का कोई अनुभव नहीं है। वहां चीन के हवाई अड्डे पूरी क्षमता से हथियार लादकर उड़ान भरने के लायक नहीं है, जबकि भारतीय वायुसेना के पास अनुभव भी है और हवाई अड्डों पर पूरी तैयारी भी है। इसीलिए भारत चीन के युद्ध अभ्यास का तमाशा चुपचाप देख रहा है, जबकि चीन युद्ध अभ्यास के धुएं और धूल के गुबार में अपने उन सैनिकों की लाशें छिपाने में जुटा है जिन्हें गलवान घाटी में भारत के रणबांकुरों ने मौत के घाट उतार दिया था। जवाब देने में सक्षम है। हिंदुस्तान की चेतावनी, चीन का एक और युद्धाभ्यास। हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हमें कोई भी रोक नहीं सकता। लद्दाख में चीन की सेना के साथ खूनी झड़प के बाद बॉर्डर पर माहौल गर्म है। भारत की सेना चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस चुकी है। एलएसी पर निगरानी बढ़ा दी गई है। एक बार की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद चीन दोबारा बातचीत पर जोर दे रहा है। घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। चीन की हेकड़ी भी अब कम होती नजर आ रही है। असल चीन एलएसी विवाद को ज्यादा तूल देकर अपनी छवि को और ज्यादा खराब नहीं करना चाहता। चीन अमेरिका से ट्रेड वॉर को लेकर हो रही बातचीत पर एलएसी विवाद की छाया नहीं पड़ने देना चाहता। सैनिकों की मौत का आंकड़ा जारी कर चीन की सरकार जनता के गुस्से को हवा नहीं देना चाहती। चीन की सेना जिनपिंग की मुहर के बिना नुकसान की जानकारी सार्वजनिक करने से परहेज कर रही है। पहले अमेरिका से ट्रेड वॉर, फिर कोरोना फैलाने का गुनाह, फिर दक्षिण चीन सागर में दादागिरी, फिर ताइवान का मामला। पूरी दुनिया में चीन बदनाम हो चुका है। खासतौर में कोरोना काल में चीन की छवि को बहुत बड़ा धक्का लगा है। एक प्रगतिशील मुल्क की उसकी हैसियत को नुकसान पहुंचा है। इसी बीच चीन ने भारत से अदावत लेकर बड़ी भूल कर दी, वो भी तब जब उसकी अमेरिका से एक बेहद अहम बातचीत होने वाली थी। चीन और अमेरिका के आला अधिकारी एक बैठक करने वाले थे, लिहाजा चीन ने जानबूझकर ये बात छिपाई कि भारत के साथ हुई खूनी झड़प में उसके कितने सैनिक मारे गए, ताकि मामला ठंडा पड़ जाए। अमेरिका के हवाई में हुई दोनों देशों की बातचीत में चीन भारत के साथ विवाद के मुद्दे से बचना चाहता था। चीन नहीं चाहता था कि ट्रेड वॉर पर हो रही अमेरिका से बातचीत भारत की वजह से पटरी से उतर जाए। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पेओ और चीन के राजनयिक यांग जीची की हवाई में बातचीत भी हुई। इस बेहद सीक्रेट मीटिंग में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसका पता तो नहीं लग पाया, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि माइक पॉम्पेओ ने एलएसी के मुद्दे पर भी बातचीत की होगी। चाइना की पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो अमरीकियों के हाथ में है। अमरीकियों के हाथ में उसकी पूरी तरह वो पकड़ है और चाइना नहीं चाहता कि इस समय अमरीका इतना ज्यादा नाखुश हो जाए कि उसकी पूरी अर्थव्यवस्था का जो दारोमदार है वो डगमगा जाए। चीन पहले से ही अमेरिका की नाराजगी का खमियाजा भुगत रहा है। ऐसे में भारत के मुद्दे पर वो सुपर पावर से भिड़ना नहीं चाहेगा, तो शायद यही वजह है कि उसने अपने ही सैनिकों की मौत का आंकड़ा अब तक छुपाए रखा है। लेकिन अमेरिका ने भारत से दोस्ती निभाते हुए चीन को आगाह कर दिया है। अमेरिका ने पहली बार अपने 11 न्यूक्लियर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के विमान वाहक युद्धपोत में से 3 को एक साथ प्रशांत महासागर में चीन की सीमा के बेहद नजदीक तैनात कर दिया है।
जानकारों का मानना है कि इन 3 विमान वाहक युद्धपोत की तैनाती भारत और चीन के बीच विवाद की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका चीन पर नकेल कसने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ऐसे मौके पर चाइना के नजदीक आना ये एक बहुत गंभीर और चिंता का विषय बन जाता है चाइना के लिए, क्योंकि चाइना के पास अभी उतनी क्षमता नहीं है, उतनी ताकत नहीं है कि अमेरिकी माइट का सामना कर सके। और ये हिंदुस्तान और अमेरिकी की दोस्ती का ही नतीजा है कि अमेरिका ने अपने तीनों कैरियर फोर्स को मोबिलाइज किया है और पैसिफिक ओशन में चाइनीज कोस्ट की तरफ उनको रवाना किया है। अमेरिका से खौफ तो एक वजह है ही, चीन अपने सैनिकों की मौत को लेकर बेहद संवेदनशील भी है। चीन की सरकार को पता है कि अगर उसने अपने सैनिकों की मौत का सही आंकड़ा दुनिया के सामने रख दिया तो अपने ही देश में उसकी खूब किरकिरी होगी। चीन की सरकार को पता है कि सैनिकों की मौत की सही जानकारी देने से जिनपिंग के ताकतवर नेतृत्व पर उंगलियां उठने लगेंगी। यही वजह है कि चीन की सेना खामोश है और सरकार जिनपिंग के इशारे का इंतजार कर रही है, जो सैनिकों से जुड़ी मौत के आंकड़ों पर आखिरी मुहर लगाते हैं, क्योंकि शी जिनपिंग ही सेना के प्रमुख हैं और माना जाता है कि पीएलए के हर कदम के पीछे उन्हीं का हाथ होता है। इस समय शी जिनपिंग की यही सिचुएशन है। वो बहुत ही शक्तिशाली माओ के बाद माने जाते हैं। हम सबको पता है माओ कितनी बड़ी हस्ती थे चाइना के प्रेजेंट रूप में, और वो उनके बाद उन्हीं का नाम आता है। वो इसी वजह से है क्योंकि वो पूरी मिलिट्री को कंट्रोल करते हैं और पूरी पॉलिटिकल पावर भी अपने हाथ में रखते हैं। जिनपिंग की वजह से चीन की सेना तो खामोश है, लेकिन चीन की सरकार मानसिक बढ़त लेने का कोई मौका जाने नहीं देना चाहती। भारत से अदावत लेकर चीन घिर गया है, लिहाजा अब वो इस कोशिश में है कि अपनी ताकत की नुमाइश कर हिंदुस्तान पर दबाव बना सके। यही वजह है कि मंगलवार को तिब्बत में युद्धाभ्यास करने के बाद चीन ने एक बार फिर यूनान प्रांत में जंग की तैयारी की। चीन की सेना ने दुश्मन पर हमले का अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में पैदल सेना के साथ टैंक भी शामिल थे। चीन ने दुश्मन के ठिकानों को उड़ाने की प्रैक्टिस की। अगर वो यूनान के अंदर एक्सरसाइज करता है तो उसका डायरेक्ट असर जो है वो हमारी नेफा की बाउंड्री यानी कि अरुणाचल प्रदेश और जो चाइना की बाउंड्री है वहां पर उसका असर पड़ता है। ये एक्सरसाइज का मतलब है कि वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस प्रकार से हमने ईस्टर्न लद्दाख में आपको सबक सिखाने का प्रयास किया, उसी प्रकार से हम आपको सबक सिखाने की तैयारी अरुणाचल प्रदेश में भी कर रहे हैं। जाहिर है एलएसी पर तनाव के बीच चीन का बार बार युद्धाभ्यास करना और उससे जुड़े वीडियो जारी करना उसकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन चीन अपने उस डर का इलाज करने में नाकाम है जिसकी वजह से वो अब तक अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा दुनिया के सामने नहीं रख पाया है। लद्दाख की गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों की चिताएं बुझने लगी, लेकिन लोगों के दिलों में बदले की आग और धधक उठी। शहीदों को आखिरी विदाई देते समय यह वादा भी हर हिंदुस्तानी ने अपने आप से किया कि इन 20 जवानों का खून हम पर उधार रहा, जिसकी हर बूंद का हिसाब चीन से जरूर लिया जाएगा। चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का इरादा हर भारतीय के दिल में। चीन की इस हरकत का जवाब कैसा होना चाहिए, यह तो चीन के माओ से तुंग ही समझा गए थे। वही 1962 की जंग के बाद ताकत के घमंड में चूर माओ ने एक कविता लिखी थी। दुनिया घूम रही है लगातार, समय बनाए हुए है अपना दबाव। 10,000 वर्ष बहुत अधिक है, मूल्यवान है हर दिन हर घंटा, जिसे यूं ही नहीं निकल जाने देना। उमड़ रहे हैं चारों महासमुद्र, बादल क्रोधोन्मत्त हो रहे हैं और लहरें प्रचंड होती जा रही हैं। प्रकंपित हो रहे हैं पांचों महाद्वीप, गरज रही हैं तूफानी हवाएं और बिजलियां कड़क रही हैं। खात्मा होना ही है सभी बलाओं का, टिक नहीं सकता है कोई भी हमारी ताकत के सामने। ये माओ लिख गए थे।
चीन को चूंकि माओ की बात, माओ की नीतियां ही समझ में आती हैं, इसलिए लोग माओ की ही कविता की लाइनें अब चीन पर आजमा देना चाहते हैं, क्योंकि दिल को चैन तभी मिलेगा शहीदों के बिलखते मासूम बच्चों, उनकी वीरांगना पत्नियों, उनके बुजुर्ग माता पिता को देखकर आंखें भर आई। हालांकि शोक में भी शहीदों के घर वालों को यह संतोष है कि आखिरी सांस तक वो अपना फर्ज निभाते रहे। हरिवंश राय बच्चन की लिखी इन पंक्तियों को साकार कर कि गिरा कि गर्व देश का तना रहे, गिरा कि गर्व देश का तना रहे, मरा कि मान देश का बना रहे। जिसे ख्याल था कि सिर कटे मगर उसे न शत्रु पांव में सके झुका। मैं पापा पे बहुत गर्व करती हूँ, देश के लिए शहीद हुए हैं। पूरे देश की आंखें नम हैं। हर देशवासी गमगीन है। हर दिल में चीन से प्रतिशोध की आग धधक रही है। संवेदनाएं उबाल मार रही हैं। शहादत का बदला लेने की मांग उठ रही है। हैदराबाद से लेकर बिहार, छत्तीसगढ़ से लेकर पश्चिम बंगाल, देश के हर कोने से बस यही आवाज उठ रही है कि चीन को इस विश्वासघात की भारी कीमत चुकानी होगी। चीन के खिलाफ आक्रोश की आग के बीच शहीदों को आखिरी विदाई भी दी गई। उन वीर सपूतों को आखिरी सलामी दी गई जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। सैकड़ों की भीड़ अपने उन योद्धाओं के आखिरी सफर में शिरकत करने पहुंची जो वतन की असमत के लिए कुर्बान हो गए। तेलंगाना के सूर्यापेट में लोगों ने अपने लाल 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर शहीद कर्नल संतोष बाबू को अंतिम विदाई दी। सैकड़ों का हुजूम अपने देश के इस असली हीरो का आखिरी दीदार करने पहुंचा। पापा की दुलारी शहीद संतोष बाबू की बिटिया मजबूती के साथ इस मुश्किल घड़ी का इम्तिहान देती नजर आई। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद कर्नल संतोष बाबू के पिता पर तो जैसे पहाड़ टूट पड़ा था। पूरा परिवार तिरंगे में लिपटकर अपने दुलारे के इस तरह आने के गम में डूबा था। लेकिन जब संतोष बाबू अमर रहे के नारों से आकाश गूंजा तो इस पूरे परिवार का गम मानो गर्व में तब्दील हो गया। शहीद संतोष बाबू को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और वो हमेशा हमेशा के लिए पंच तत्वों में विलीन हो गए। लेकिन अपने पीछे छोड़ गए एक ऐसी शौर्य गाथा जो हमेशा याद रखी जाएगी। जिस तरह उन्होंने जवानों का नेतृत्व किया और आखिरी सांस तक चीन की फौज से लड़ते रहे, वो हमेशा याद रखा जाएगा। गलवान में उनकी शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। चीन से लोहा लेते हुए बिहार के 5 वीर सपूतों का शव पटना पहुंचा तो चीन के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के वीर जवानों का पार्थिव शरीर इनके पैतृक निवास के लिए रवाना किए जाने से पहले आखिरी सलामी के लिए रखा गया। शहीदों को नमन करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, नेता विपक्ष तेजस्वी यादव समेत कई मंत्री और अलग अलग पार्टियों के नेता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। इन सभी नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 16वीं बिहार रेजिमेंट के सहरसा के रहने वाले कुंदन कुमार, भोजपुर के रहने वाले चंदन कुमार, वैशाली के रहने वाले जय किशोर सिंह, समस्तीपुर के रहने वाले अमन कुमार, साहिबगंज झारखंड के रहने वाले कुंदन कुमार ओझा LAC पर चीन की सेना के साथ हुई खूनी झड़प में वीर गति को प्राप्त हुए थे। LAC पर शहीद हुए गणेश राम कुंजान का शव रायपुर पहुंचा तो संवेदनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। रायपुर में शहीद को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। उन्होंने शहीद जवान के शव को कंधा भी दिया। इसके बाद उनके शव को हेलीकॉप्टर से कांकेर के उनके पैतृक गांव गिदाली के लिए रवाना किया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाना था। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी ऐसे महान सपूत पर हम छत्तीसगढ़ वासियों को गर्व है। शहीदों के परिवारों को मदद देना सरकार का फर्ज है, लेकिन चीन के साथ हुई झड़प में मारे गए 20 जवानों का बदला लेने का फैसला भी सरकार को ही करना है, क्योंकि अब पूरा देश एक साथ शहादत का प्रतिशोध मांग रहा है। पूरा देश एक साथ चीन को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। जिनके अपने देश के लिए कुर्बान हो गए वो तो गुस्से से उबल ही रहे हैं। पूरा देश आक्रोश की आग में धधक रहा है। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। अब अगला पड़ाव 100 बात की एक बात का। एलएसी पर तनाव के साथ देश भर में जारी विरोध के बीच चीन को रेलवे ने तगड़ा झटका देते हुए चीन की एक कंपनी से हुआ करोड़ों रुपए का करार रद्द कर दिया, जबकि आने वाले दिनों में और भी कॉन्ट्रैक्ट टूट सकते हैं। गांवों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने दी। 41 कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोयला घोटाले के बहाने यूपीए सरकार को घेरा और सुप्रीम कोर्ट ने पुरी में 23 जून से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा पर रोक लगाते हुए कहा कि अगर इस साल यात्रा की इजाजत दी तो भगवान जगन्नाथ भी माफ नहीं करेंगे। चीन में बने सामान के बहिष्कार का ऐलान करते हुए यूपी, पश्चिम बंगाल और दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में दूसरे दिन भी जोरदार प्रदर्शन हुए। कानपुर में तो जवानों की शहादत से गुस्साए कुछ लोगों ने चीनी राष्ट्रपति की सांकेतिक शव यात्रा निकाल दी, जिसमें एक नकली अर्थी पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर लगाई गई। 4 लोग इस अर्थी को कंधा देकर चलते रहे और एक आदमी चप्पल से चीनी राष्ट्रपति की तस्वीर को पीटता रहा। प्रदर्शन में किसी तरह का दिखावा न लगे, इसलिए पूरे विधि विधान के साथ सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई। ये सांकेतिक शव यात्रा एक गंदे नाले के पास जाकर खत्म हुई। वहाँ इस अर्थी को आग के हवाले कर दिया गया और फिर उसे गंदे नाले में बहा दिया गया। यही सभी लोग से निवेदन करता हूँ कि जो भी चाइना का सामान ले रहे तो वो बिल्कुल ना ले। चीन के खिलाफ लोगों का ऐसा ही गुस्सा कोलकाता में भी देखने को मिला। वहाँ भी कुछ लोगों ने चीन में बने सामान के बहिष्कार का ऐलान करते हुए चीनी राष्ट्रपति का पुतला जलाया। इस प्रदर्शन में कई लोग तिरंगे झंडे लेकर पहुंचे। चीन के खिलाफ अपनी भड़ास निकालने के लिए कुछ लोग पुतले को आग लगाने के बाद भी काफी देर तक उसे डंडों से पीटते रहे। जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसके विरोध करने के लिए सबको हम आह्वान करते हैं। कोलकाता में प्रदर्शन करने उतरे लोगों ने राष्ट्रगान के सम्मान में